जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम यूनिट नंबर जो हमारा 1 है, जो वैसे बुक के ऊपर यूनिट नंबर हमारा 9 बनता है, उसकी हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। और एक्सरसाइज का जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस। आपने क्या करना है, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के द्वारा फर्क बयान करना है कि फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होते हैं और रिवर्स रिएक्शंस क्या होते हैं। जब भी बच्चों आपको इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपने क्या करना है कि एक तरफ हेडिंग देनी है फॉरवर्ड रिएक्शन की, फॉरवर्ड रिएक्शन आर एक्शन, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना, आपने कंप्लीट लिखना है। इसी तरह रिवर्स रिएक्शंस, और दरमियान में क्या आपने क्या करनी है, लाइन लगा देनी है, क्योंकि आपने डिफरेंस बयान करना है ना दोनों के दरमियान, ताकि वो डिफरेंस कंपेयर भी हो सके फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के दौरान। तो फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होते हैं, यहाँ पर मैं दोबारा से लिख देता हूँ। जनरल इक्वेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ कि मैंने उससे भी आपको बताया ए बी के साथ मिलता है तो वो क्या बनाता है, सी बनाता है और डी बनाता है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा, ये जो रिएक्टेंट मिलके क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट, और जबकि रिवर्स रिएक्शन क्या होगा, जो प्रोडक्ट मिलके क्या बनाएंगे, रिएक्टेंट बनाएंगे। ठीक हो गया। अब इनके दरमियान में आपने फर्क बयान करा। देखिए ये मेरे हैंड की बनती है राइट साइड, ये मेरी कौन सी बनती है, लेफ्ट साइड। तो चूंकि फॉरवर्ड रिएक्शन ये वाला है ना, यहां से यहां पे तब्दील हो रहा है, तो आप इसमें लिख सकते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन इट अकर्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इट अकर्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब जैसा इस तरफ गौर करें, ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है, और ये मेरा हैंड कौन सा बनता है, राइट, और ये मेरा कौन सा हैंड बनता है, लेफ्ट बनता है। जबकि इसके बरक्स जो रिवर्स रिएक्शन है वो कहां से होता है, इट अकर फ्रॉम, इट अकर्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। एक दाएं से बाएं जाना, जबकि दूसरा बाएं से दाएं जाना हो रहा है। अब जरा ये देखें कि इसमें ये रिएक्टेंट्स हैं, ये क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। पहला पॉइंट तो आपके पास ये हो गया। अब दूसरे पॉइंट में आप क्या लिखें कि इसके अंदर फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट मिलके क्या करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। तो आप इसमें लिखेंगे रिएक्टेंट्स कंबाइन, रिएक्टेंट क्या करते हैं, मिलते हैं, कंबाइन टू फॉर्म प्रोडक्ट, क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट्स देते हैं। ठीक हो गया। अब ये रिएक्टेंट ने मिलकर प्रोडक्ट बनाए, प्रोडक्ट दोबारा टूट के क्या बना रहे हैं, रिएक्टेंट बना रहे हैं। तो आप यहां पे लिखें प्रोडक्ट स्प्लिट अप, स्प्लिट आप स्प्लिट अप का मतलब होता है टूटना, यहां पे ब्रेक डाउन भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। स्प्लिट अप टू गिव रिएक्टेंट। अच्छा, अब यहाँ पे जरा गौर करें कि रिएक्टेंट है, ये क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो जरा ये देखें कि जब पहले हम रिएक्टेंट डालेंगे तो रिएक्टेंट की मिकदार बहुत ज्यादा होगी, प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं होंगे। दूसरे टॉपिक में मैंने ये बताया था कि प्रोडक्ट बिल्कुल भी हमारे पास नहीं बनते। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि प्रोडक्ट बनना स्टार्ट होते हैं, फिर एक खास लिमिट आती है, फिर रिएक्टेंट टूट के बनते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि शुरू के अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन सा रेट होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन का, रिवर्स रिएक्शन का रेट नहीं होता। यानी कि मैं ऐसे कह सकता हूं कि पहले जो इब्तदाई स्टेज होती है वहां पर फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ज्यादा होता है, जबकि रिवर्स रिएक्शन का रेट नहीं होता। फिर आहिस्ता आहिस्ता रिएक्टेंट कम हो जाएंगे, रिएक्टेंट जब कम हो जाएंगे तो इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, प्रोडक्ट से इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, ज्यादा तेज हो जाएगी। तो यहां पे मैं वो भी लिख लेता हूं कि आपके पास क्या होगा, तीसरा पॉइंट आपका बन जाएगा कि इट्स स्पीड
gradually decrease इसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता क्या होती है, कम होती है। और इसमें आप लिख लें इट्स स्पीड ग्रेजुअली इंक्रीज, इसकी स्पीड में क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता इजाफा होगा, जबकि इसकी स्पीड में आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, कमी वाक़ हो जाएगी। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब जी दूसरा हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो कहता है कि व्हाट इज द केमिकल इक्विलिब्रियम। ये मेरे हाथ से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नजर नहीं आएगा, इसको नोट कर लें और नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको रेज करके लिखता हूँ। जी तो बच्चों जो दूसरा हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है वो कहता है व्हाट इज द केमिकल इक्विलिब्रियम। व्हाट इज द केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, आप लिखेंगे इट इज अ स्टेट ऑफ, इट इज अ state of reaction when forward reaction become equal to rate of रिवर्स रिएक्शन। ये क्या होता है कि ऐसी कंडीशन है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल हो जाता है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के इक्वल हो जाता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, ये केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेट आ गई है। जी तो बच्चों जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है व्हाट इज द लॉ ऑफ मास एक्शन। व्हाट इज लॉ ऑफ mass action। तो लॉ ऑफ मास एक्शन की आपने डेफिनेशन को एज इट इज कॉपी कर देना है। दिस लॉ स्टेट दैट, दिस लॉ स्टेट्स दैट the rate at which substance react is directly proportional to its active mass अगर एक्टिव मास मुश्किल लगता है तो मोलर कंसंट्रेशन लिख लें एट द रेट एट विच रिएक्शन प्रोसीड is directly proportional to product of concentration, बल्कि आप एक्टिव मास से लिखें एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। जो अच्छे बच्चे हैं वो इससे पहले ये भी लिखेंगे कि लॉ ऑफ मास एक्शन वाज प्रपोज्ड बाय वुलबर्ग एंड मे 1864, वो आप ऊपर लिखेंगे। और जो वीक बच्चे हैं थोड़े वो इसको सिर्फ डेफिनेशन ही लिख देंगे। क्लियर हो गया जी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो कहते हैं राइट द स्टेट ऑफ राइट द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की आपने कंडीशन लिखनी है, इक्विलिब्रियम की आपने जो है वो कंडीशन लिखनी है। पहले इसमें ये मैं पहले करवा भी चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक्सरसाइज जो है एक बार आपकी रनिंग में चलती जाएगी।
पहली जो इसकी कंडीशन होगी, इट कैन ओनली बी obtained in क्लोज सिस्टम। इसको आप क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्लोज सिस्टम में हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास इसका पॉइंट बन सकता है, नन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट चेंज, कि जो रिएक्टेंट होंगे और प्रोडक्ट होंगे इनकी कंसंट्रेशन को चेंज नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम शुड कांस्टेंट। जो टेम्परेचर होना चाहिए उसको कांस्टेंट होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है प्रेशर या वॉल्यूम। ऐसा इसलिए लिख रहा हूं तो प्रेशर बढ़ाऊंगा वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर कम करूंगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। प्रेशर और वॉल्यूम शुड बी केप्ट कांस्टेंट, कि जो वॉल्यूम होगा उसको भी क्या रखना है आपने, कांस्टेंट रखना है। तो ये थी आपके पास कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन बनता है वो इसकी आती है इंपॉर्टेंस जी। तो वो कहता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसको हम Kc से रिप्रेजेंट करते हैं, वो बयान करें। तो आप इसमें पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ये रिएक्शन की डायरेक्शन को बताता है कि किस में जा रहा है, फॉरवर्ड में या रिवर्स में। आपको मैंने बताया था कि अगर Kc जो है वो 1 हो तो इक्विलिब्रियम, Kc 1 से ग्रेटर हो तो फॉरवर्ड रिएक्शन, Kc 1 से लेस हो तो फिर क्या होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। क्लियर हो गया। प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, दूसरा पॉइंट होगा प्रेडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्शन आपका कितना मुकम्मल हो चुका है उसके बारे में बताएगा। और नेक्स्ट होगा इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, कि जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में था तो उस वक्त जब हमने जो है वो कंसंट्रेशन को चेंज किया तो उसके ऊपर क्या असर हुआ, वो भी हमें कौन बताएगा, Kc बताएगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स जी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जी। तो स्टूडेंट जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें एक इक्वेशन दी हुई है। इक्वेशन में हमें वो कहता है कि इसके लिए आप Kc फाइंड करके दें, ठीक हो गया। उसके बाद इसके यूनिट को फाइंड करके दें कि इसके यूनिट क्या होंगे। इसके बाद इसका जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन के बारे में बताएं, और देन इसके क्या बताना है आपने, रिवर्स रिएक्शन के बारे में बताना है। मैं जरा देख लूं कि आप लोगों को ये कैमरा क्लियर आ रहा है, व्हाइट बोर्ड जी, ठीक है। तो Kc हमने निकालने के लिए क्या करते हैं, हम कहते हैं कि Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, इस साइड पे वो ओजोन बन रही है, पीछे वाले उसकी पावर बनाते हैं तो ये 2 उसकी क्या हो जाएगा, पावर ओवर रिएक्टेंट हमारे पास क्या है, O2 है हमारे पास, और इसकी पावर हमारे पास क्या बन जाएगी, 3। तो ये हमने उसके लिए क्या लिख लिया है, Kc लिख लिया है। जब हम यूनिट निकालते हैं तो पहले हम Kc लिखते हैं, फिर Kc के अंदर ब्रैकेट्स को हटा के क्या लिखते हैं, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर लिखते हैं। तो मैंने Kc लिखा, इसको थोड़ा मैं शॉर्ट कर लेता हूं, इसको यहां पे लिख लेता हूं जी। Kc को मैंने ब्रैकेट्स को खत्म किया तो मेरे पास हो जाएगा O3, इसकी जगह मैं लिख लेता हूं मोल पर डेसीमीटर क्यूब, चूंकि इसकी पावर 2 है तो इसका मैं स्क्वायर ले लेता हूं, डिवाइडेड बाय मोल पर डीएम क्यूब। इसकी पावर क्या है हमारे पास 3 है तो इसकी पावर में क्या कर देता हूं 3।
अब देखिए ये पूरे का पूरा इसकी दो है वो दो पावर के साथ कट गया, एक पावर हमारे पास बच गई। तो मैं यूं लिखूंगा Kc इज इक्वल टू है 1/मोल पर डीएम क्यूब बचेगा हमारे पास, ठीक है। इसको अगर मैं कंप्लीट को ऊपर ले जाऊं तो मैथ का असूल है कि जो नीचे से ऊपर जाता है तो साइन चेंज हो जाते हैं, मोल के साइन प्लस में है तो ये बन जाएगा पर मोल, डॉट इसका माइनस में है तो ये क्या बन जाएगा पर क्यूबिक डेसीमीटर। तो केसी का यूनिट हमारे पास ये आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो आगे स्टूडेंट्स जो है वो हमने फॉरवर्ड रिएक्शन के बारे में डिस्कस करना है कि फॉरवर्ड रिएक्शन क्या, आप देखें ये रिएक्टेंट है, ये मिलके क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, जबकि ये प्रोडक्ट है ये टूट के क्या बना रहे हैं, पीछे रिएक्टेंट बना रहे हैं। क्लियर हो गया। तो फॉरवर्ड रिएक्शन के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो मैं यूं लिखता हूं कि ये चीज मिलके ये बना रही है तो मैं लिखूंगा 3O2 मिलके क्या बनाएगा 2O3। ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल मिलके ओजोन के कितने मॉलिक्यूल दे रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल। ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। चूंकि जब ये प्रोडक्ट है ये टूट के इधर क्या बनाएगा, रिएक्टेंट बनाएगा, तो वो हमारा रिवर्स रिएक्शन हो जाएगा। वो हमारा क्या हो जाएगा, रिवर्स रिएक्शन। तो रिवर्स रिएक्शन में पहले मैं इसको लिखूंगा 2O3, ये टूटा और क्या बनाया 3O2। तो ये हमारा इसके तीनों पार्ट कवर हो जाते हैं कि केसी को लिखो, उसके यूनिट्स को लिखो और उसके साथ साथ क्या लिखना है आपने, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का भी बताना है, उनको भी आप एक्सप्लेन करो। क्लियर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के अंदर भी आपने क्या करना है, जो पहले भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है सेम वैसे ही करना है। पहले आपने इसके लिए हमें क्या करना है, केसी को फाइंड करके देना है, ठीक हो गया। फिर आपने उसके बाद उसके केसी के यूनिट को बताना है, ठीक हो गया। फिर आपने हमें बताना है फॉरवर्ड रिएक्शन के बारे में और देन हमने क्या बताना है, रिवर्स रिएक्शन बताना है। पहले तो आप ऐसा करें, आप इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, यहीं पे वीडियो को पॉज करें, रिएक्शन मैंने आपको दे दी है, आप इसके लिए पहले केसी निकालें, फिर यूनिट, फिर फॉरवर्ड और फिर रिवर्स रिएक्शन, फिर उसके बाद मैच कीजिएगा। केसी के लिए फिर वही हम लिखते हैं, केसी इज इक्वल टू है रिएक्टेंट, चूंकि मेरे पास दो हैं, एक CH4 है ये आ गया मेरे पास, और दूसरा मेरे पास क्या है, सॉरी प्रोडक्ट दो है, तो एक ये और एक ये दोनों को मैंने लिख लिया, दरमियान में प्लस नहीं लगाना, प्लस लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। अब एक रिएक्टेंट है मेरे पास कार्बन मोनोऑक्साइड, वो मैं यहाँ पे लिख लिया, और दूसरा मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन H2 है। अब देखिए किसी के पीछे कुछ पावर नहीं है, जबकि हाइड्रोजन के पास पावर क्या है 3 है, हाइड्रोजन का क्यू तो मैंने साथ लिख दिया। तो पहला जो यहाँ पे कंप्लीट हो गया किसका लिए, केसी ये है। अब यूनिट करता हूं, तो अब जरा देखिए हम पहले केसी लिखेंगे, अगर सिर्फ यूनिट पूछता है तो आप केसी लिखेंगे, फिर आप यूनिट की तरफ आएंगे। तो इस ब्रैकेट को 1 2 कंप्लीट ब्रैकेट है ना, इसको खत्म करके मैं इसकी जगह में क्या लगा देता हूं, मोल पर डीएम क्यूब लगा दिया। क्लियर है। इसी तरह इसको लगाकर ब्रैकेट को खत्म करके इसकी जगह में क्या लिखता हूं, मोल पर डीएम क्यूब, और इसी तरह इसको खत्म करके क्या लगा देता हूं इसकी जगह पर, मोल पर डीएम क्यूब लगा दिया, और इसी तरह इसकी जो इन दो ब्रैकेट्स को खत्म करके क्या लिख देता हूं, मोल पर डीएम क्यूब। लेकिन रुके, यहां पे जरा गौर करें, बाकी सबकी पावर 1 है लेकिन इस अकेले की पावर क्या है 3 है, तो मैं क्या करता हूं इसकी पावर भी 3 लिख देता हूं। अब जरा गौर करें, 1 मोल पर डीएम क्यूब तो इसके साथ कैंसिल हो गया। अब जबकि दूसरा है वो पूरे का पूरा इसके एक के साथ कैंसिल होगा, पीछे कितने रह जाएंगे, 2 रह जाएंगे। तो मैं यूं लिख लूंगा Kc इज इक्वल टू है 1/मोल पर डीएम क्यूब का स्क्वायर, ठीक हो गया। अब ये इसका भी स्क्वायर है, ये इसका भी स्क्वायर है, मैं इसे मल्टीप्लाई करके लिख देता हूं, इज इक्वल टू है मोल का, ये 1 ऐसे आएगा, मोल का स्क्वायर लिख दिया, डॉट पर क्यूबिक इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 बार 6। मैथ का रूल अप्लाई करें, इनको ऊपर लेके चले जाएं, ये बन जाएगा मोल का स्क्वायर माइनस में पर मोल स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और वो प्लस में। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, यूनिट इस रिएक्शन के लिए केसी का। तो क्या आपने यही यूनिट निकाला था, मुझे जो है वो आपने आगाह भी करना है, कमेंट सेक्शन में आप बेशक टाइप कर दें कि आपका ये ठीक था या नहीं। जी तो बच्चों फॉरवर्ड रिएक्शन देखिए, ये हमारे क्या है, रिएक्टेंट है, इन्होंने मिलकर क्या बना दिया, प्रोडक्ट।
तो ये तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा ना, ये तो हमारा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, जबकि ये हमारे पास क्या होगा, रेट ऑफ बैकवर्ड या रिवर्स रिएक्शन है। तो आपने जब फॉरवर्ड रिएक्शन लिखना है तो आपने ये एरो जो है वो रिवर्सिबल खत्म करके कंप्लीट एरो लगाना है। तो मैं यूं लिख लूंगा CO प्लस 3H2 कंप्लीट रिएक्शन CH4 प्लस H2O। क्लियर होगा बच्चे? अब मेरे पास रिवर्स रिएक्शन की बारी आ गई, तो रिवर्स रिएक्शन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। रिवर्स में ये वाली प्रोडक्ट थे, ये मिलके बना रहे हैं, तो मैं लिखूंगा CH4 प्लस H2O एरो CO प्लस 3H2। क्लियर होगा? तो ये हमारा फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। जी तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उनको आप जरा देखते हैं। जी तो स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है वो कुछ यूं है, और वो कहता है कि आपने क्या करना है, इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिखना है इन सब के लिए। तो पहले आप वीडियो को रोक दें और आप इसको जो है वो खुद प्रिपेयर करें, और अगर तो आप लाइव क्लास के अंदर आप बैठे हुए हैं तो आप लोग क्या करें कि इसको नोट कर लें और फिर बाद में इसकी जो है वो प्रैक्टिस कर कीजिएगा। बाद में भी ये वीडियो आपको मिल सकते हैं, परेशान नहीं होना आपने, लेकिन अटेंडेंस जो है वो जरूर लगवाएं अपनी। जी तो पहले ये क्या है, प्रोडक्ट, ये क्या हमारे पास रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट में लिख लेता हूँ H2 और O2 लिख लिया। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, उसको पहले मैं लिख लेता हूँ H2 और वाटर है। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं हाय पता नहीं 1/2 क्या आ गया। मैंने आपको बताया था कि पीछे पावर जो मर्जी हो वो पीछे 1/3 दे दे, पीछे 0.000 कुछ दे दे, वो पीछे बेशक जो है वो 180 दे दे, वो जो मर्जी रेडियन पे जहां मर्जी को दे दे, जिस मर्जी एंगल पे दे दे, आपने उसको होल्ड नहीं करना, आपने उसको चुप करके उसकी क्या बना देना है, पावर बना देना है। जैसे पावर बन गई तो ये केसी केस के लिए एक्सप्रेशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें प्रोडक्ट ये रिएक्टेंट ये पहले आगे वाले को देखना है, KC आ गया, CH3OH, और ये प्रोडक्ट ये रिएक्टेंट है CO आ गया, और इसी तरह H2 और H2 के पीछे किसकी पावर है, 2 की, उसको उसकी आपने पावर बना देनी है। इसी तरह मेरे बेटे आता है KC, और ये बन जाएगा Cl2, इसकी पावर हमारे पास क्या बनेगी 2, प्लस दरम्यान में नहीं लगाना, गलत हो जाएगा, बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं, दरम्यान में गलती से भी प्लस नहीं लगाना। HCl है, उसकी पावर है 4, और दरम्यान में बनता है H2, उसकी पावर 1 है। तो बेटा इन क्वेश्चंस के लिए केसी की यूनिट यही है। एक बीच में जो है वो मैंने स्किप किया है, पार्ट नंबर इसका 3, वो आप खुद करेंगे एज अ असाइनमेंट। जी नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन है उसके अंदर वो कहता है कि आपने यूनिट्स को डिटरमाइन करना है। चलिए जो इसका पहला पार्ट करता हूं तो आपका वो तीसरा पार्ट भी क्लियर हो जाएगा। जी तो नेक्स्ट है आपके पास बुक के अंदर आपको कहता है COCl2 रिवर्सिबल रिएक्शन बिटवीन CO प्लस Cl2, इसका यूनिट फाइंड करना है। और बुक में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देता है, वो कहता है जी N2 प्लस 2O2 रिवर्सिबल रिएक्शन बिटवीन 2NO2। जी तो स्टूडेंट्स बुक में हमें ये क्वेश्चन दे रहा है और इसके अंदर हमें वो कहता है कि इसका हमें यूनिट फाइंड करके दें। तो मैं आपको पहले की तरह बताता चलूं, पहले आप क्या लिखेंगे, KC लिखेंगे, पहले प्रोडक्ट ये है हमारे पास, तो मैं करूंगा CO, इसकी मोलर कंसंट्रेशन, और Cl2 जो कि पीछे कुछ नहीं है तो 1 है, और ये बन जाएगा COCl2, इसकी कंसंट्रेशन आ जाएगी। ये तो है पहला स्टेप कि आपने KC निकालना है। दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करते हैं बच्चे कि ब्रैकेट्स को खत्म करके उसकी जगह क्या लिखते हैं, मोल DM³ लिखते हैं। तो मैं यहीं पे लिख रहा हूँ क्योंकि मेरा व्हाइट बोर्ड जो है वो आपको क्लियर नहीं नजर आएगा। मोल DM³ इसका, इस ब्रैकेट का भी क्या लगा दिया मैंने, मोल DM³ डिवाइडेड बाय मोल DM³ आ गया। क्लियर हो गया यहाँ तक? आपने उसको ब्रैकेट को खत्म करके उसकी जगह पे क्या लिख लिया, मोल DM³ लिख लिया। अब नेक्स्ट क्या करना है, हमने कटिंग करनी है। ये देखिए नीचे 1 मोल DM³ है, इसके साथ कट गया तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर, उसको आप ऐसे लिख लें मोल DM³ आ जाएगा। ये इसके केसी का यूनिट निकल जाएगा।
जी तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं और अगला क्वेश्चन हम पहले इसके लिए भी क्या लिखते हैं, KC लिखते हैं। KC में देखें NO2 है आपके पास, NO2 है, उसके पीछे 2 है, 2 उसकी पावर बन जाएगी। इसी तरह आपके पास N2 है और यही आपके पास क्या बनेगा O2, उसकी पावर क्या है 2। क्लियर हो गया। अब मैं ब्रैकेट्स को खत्म करके उसकी जगह पे क्या लगाता हूं, मोल पर डीएम क्यूब, इसकी स्केयर है तो इसका भी क्या हो जाएगा स्केयर। तो इसी तरह मोल डीएम क्यूब इसके लिए लगा दें। अब इसके लिए ऑक्सीजन के लिए भी लगाना है तो मैंने वो लगा दिया मोल डीएम क्यूब का स्केयर। अब ये कंप्लीट इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। पीछे हमारे पास क्या बनेगा 1 बाय मोल डीएम क्यूब, पर डीएम क्यूब है तो ये ऊपर चला जाएगा, पर मोल बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा डीएम क्यूब। इस क्वेश्चन का आंसर यही है। बाकी जो आपके पास 2 जूस रहते हैं वो आप एज ए असाइनमेंट आप इसे करेंगे और वो फिर आप मुझे जो है वो ग्रुप में खुद चेक करवाएंगे। जी क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। और हमारे पास जनाब लास्ट क्वेश्चन 7 है, वो हमें बताता है कि राइट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम कैन बी रिकॉग्नाइज्ड। वो कहता है कि किस तरह से हम इक्विलिब्रियम को पहचान सकते हैं कि रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो चुका है या नहीं हो चुका। जी तो बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है वे टू रिकॉग्नाइज इक्विलिब्रियम, वे टू रिकॉग्नाइज इक्विलिब्रियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। वो कहता है कि हमें किस तरह से पता लगता है कि इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो चुका है। अगर मैं रिकॉल करवाता चलूं कि फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बोला कि A प्लस B मिलके क्या बना रहे हैं C बना रहे हैं, ठीक है, और इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो चुका है। हमने इक्विलिब्रियम की कंडीशन में पढ़ चुका है कि ये रिएक्टेंट है, ये क्या है प्रोडक्ट है, ना तो इसकी कंसंट्रेशन चेंज होगी ना इसकी कंसंट्रेशन चेंज होगी। तो पहले हम क्या करते हैं कि प्रैक्टिकल के जो है वो द्वारा हम क्या करते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं। अगर तो वो कंसंट्रेशन चेंज होती है इसका मतलब है कि अभी इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं हुआ। अगर इसकी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज ना हो तो इसका मतलब है कि अब हमारा इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो चुका है। तो यहाँ पे हम इसका आंसर लिखते हैं कि वो मेजर भी लिख सकते हैं, डिटरमाइन भी लिख सकते हैं। डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ reactant or product at regular interval of time। हम वक्त के साथ साथ क्या करते हैं उसकी कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं। इफ these concentration are constant, अगर ये कंसंट्रेशन क्या होंगी कांस्टेंट होंगी तो इसका मतलब है इक्विलिब्रियम हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, कि इक्विलिब्रियम क्या हो चुका है एस्टैब्लिश हो चुका है। अब हमें कैसे पता लगता है कि कंसंट्रेशन कॉमन है या नहीं है, तो हम वो किस तरह करते हैं, दिस इज डन बाय स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइट्रेशन। सिंपल वे में एनालिटिकल केमिस्ट्री को हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम उनकी कंसंट्रेशन को इस्तेमाल कर सकें, पता कर सकें। स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग क्या करते हैं कि लाइट को यूज करते हैं, बीयर-फैबर लॉ को फॉलो करते हैं और लाइट को यूज करके पता करते हैं कि कंसंट्रेशन कितनी है। टाइट्रेशन में क्या होता है कि उस सब्सटेंस अगर एसिडिक है या बेसिक है तो उसको न्यूट्रलाइज करके और फार्मूलाज लगा के हम उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो क्लियर स्टूडेंट्स, आज हमने इस लेक्चर के अंदर
अपनी जो यूनिट नंबर 1 है उसको कंप्लीट कर दिया है। उसकी जो हमारे पास एक्सरसाइज थी उसको हमने कंप्लीट कर दिया है। अब इसके साथ साथ आपने क्या करना है कि इसकी जो सेल्फ असेसमेंट है, सेल्फ असेसमेंट के अंदर जितनी भी मतलब जो है सेल्फ असेसमेंट दी गई है वो सारी आपको सॉल्व करनी है। क्यों? क्योंकि सारी सेल्फ असेसमेंट इन्हीं जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं इन्हीं के रिगार्डिंग है। तो मिलते हैं इसी उम्मीद के साथ कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर न्यू टॉपिक के साथ मिलते हैं, और इसी उम्मीद के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है हमें अपना जो हमने काम करना है उसे हमें काम करने की तौफीक दे, और नेक्स्ट जो है हमें अपने गुनाहों के ऊपर जो है वो माफ़ी मांगने की तौफीक अता फरमाए। अपना बेटा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।